नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी की कक्षा 10 की। ठीक है ना। अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है, ऑथेंटिक है। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों से क्वेश्चन आने की ज़्यादा क्या पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक के लिए निर्देश। अध्याय 1 है विकास। विकास के कई पहलू हैं। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को यही विचार समझाना है। उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों की विकास के बारे में अलग अलग धारणा है और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सूचकांकों को जान सकते हैं। इसके लिए हमने ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया है जिन पर वे सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। हमने ऐसे विश्लेषण भी दिए हैं जिनकी प्रकृति ज़्यादा जटिल और बृहद है, जिन पर वे सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। हमने ऐसे विश्लेषण भी दिए हैं जिनकी प्रकृति ज़्यादा जटिल और बृहद है। दूसरा प्रश्न यह है कि देशों और राज्यों की तुलना कुछ चयनित विकास सूचकांकों के आधार पर कैसे की जा सकती है। इस अध्याय में विद्यार्थी इसका अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आय से मापने की एक विधि है। यद्यपि आय के द्वारा विकास मापने की विधि उपयोगी है, इसके कुछ दोष भी हैं। इसलिए हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणीयता जैसे नए सूचकांकों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। आपके लिए यह अपेक्षा करना आवश्यक है कि विद्यार्थी उपयुक्त विषय पर कक्षा में सक्रिय प्रतिक्रिया दिखाए। कौन सी प्रतिक्रिया दिखाए? सक्रिय प्रतिक्रिया। इस विषय पर विद्यार्थियों की राय में काफ़ी अंतर हो सकता है और इस पर विवाद होना भी संभव है। विद्यार्थियों को अपने अपने दृष्टिकोण रखने दीजिए। हर खंड के अंत में कुछ प्रश्न और क्रियाकलाप दिए गए हैं। उनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, वे इस भाग में चर्चित विचारों को संक्षेप में बताते हैं, और दूसरा, वे विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों के निकट लाकर इन विषयों को बेहतर तरीके से समझने के योग्य बनाते हैं। इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, है ना, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, है ना, साक्षरता दर, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय। वो पूछ लेगा, बताइए प्रति व्यक्ति आय कैसे कहते हैं, साक्षरता दर कैसे कहते हैं, ना बता दें, कोई दिक्कत नहीं। शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक, इन शब्दों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं तथा इन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इनका विस्तार से अध्ययन आवश्यक है। आपको क्रय शक्ति क्षमता की अवधारणा को भी स्पष्ट करना होगा, जिसका तालिका 1.6 में प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए प्रयोग किया गया है। यह आवश्यक है कि इन शब्दों का प्रयोग चर्चा में सहायता के लिए किया जाए, न कि उनको कंठस्थ करने के लिए। इन शब्दों का प्रयोग चर्चा में सहायता के लिए किया जाए, न कि उनको कंठस्थ करने के लिए। सूचना के स्रोत। इस अध्याय के लिए आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट और विश्व बैंक विश्व विकास सूचकांक द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से लिए गए हैं। इनमें से कई रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होती है। यदि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में ये रिपोर्ट हैं तो इन्हें देखना अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप इन संस्थानों की वेबसाइटों पर जा सकते हैं। ठीक है, www.budgetindia.nic, www.undp.org और www.worldbank.org। आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी में उपलब्ध है। इसके लिए आप www.rbi.org पर भी जा सकते हैं। ठीक। आर्थिक विकास की समझ। अब आ रहा है पाठ। अध्याय 1 विकास। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम
क्या करना चाहते हैं। विकास की बात आ रही है भाई, है ना। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इस तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। ये चित्र दे रखे हैं भाई, आगे चलते हैं, है ना, प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षा है। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हो। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। ये किसे कहते हैं। काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। ठीक है ना। ये लक्ष्य और आकांक्षाएं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के। पंजाब के समृद्ध किसान। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। पंजाब है। पंजाब के समृद्ध किसान। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। शहरी बेरोजगार युवक को भी रोजगार चाहिए। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है। संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार जो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन
अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं। जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। ठीक इस तरह दो बात साफ है। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ये है भाई, इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते, ये कह रहा है भाई गाड़ी वाला। लेकिन इसका विकास इसके लिए विकास नहीं है। आय और अन्य लक्ष्य। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात सामने पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अभौतिक, वो पूछेगा, वो बताइए निम्नलिखित में कौन सी अभौतिक वस्तुएं हैं। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। आंदोलन हो रहा है भाई। ये कुछ बोल रहा है, नर्मदा घाटी करे पुकार, इवे नहीं मानवा, कुछ ऐसे लिख रखा है ना, नर्मदा घाटी करे पुकार। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इस तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर
और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर विचार करें। आई बात समझ में? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर विचार करें। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न है। क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। सही बात है। क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आय के अतिरिक्त। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास। ठीक। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है कि आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं ही निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किए जाएं? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। एक मिनट। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है?
यहाँ यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किए जाएं? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। आर्थिक विकास की समझ, ये तो किताब का नाम है ना। इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबीदजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर दरदोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायत की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने स्थानीय कंपनी को। किन लोगों को लाभ हुआ, किन को नहीं? इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? वैसे अपनी किताब को पूरी को पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ये बिल्डिंग है भाई, है ना। और बिल्डिंग की कुछ दूरी पर झुग्गी झोंपड़ी और ये है। और ये झुग्गी झोंपड़ी वालों ने ये बिल्डिंग बनाई है, लेकिन ये रह नहीं सकते इसमें, रहेंगे कोई और। ये तो पास से कुछ दूरी पर अपने कच्चे घरों पर रहते हैं। क्रियाकलाप एक, यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? मतलब देशों या राज्यों। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? अलग अलग हो सकता है तो सही बात है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम,
संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक टीम के लिए सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें हम कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, आय। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें हम कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। कुल आय किससे ज्ञात होती है? अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग लेकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय कैसे निकाली जाती है? जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। कुल आय
औसत आय कैसे निकाली जाती है? कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। आई बात समझ में? औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय वह $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उससे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। ये आ सकता है भाई, अब वो पूछ लेगा, बताइए किनको विकसित देशों की श्रेणी में माना गया, कितनी आयों को? $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश में 49,300 और $2500 प्रति वर्ष या उससे कम, उन्हें निम्न आय वाला देश माना गया है। बताइए कितनी डॉलर से अधिक आय वालों को विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है? 49,300। और निम्न आय वाले, विकसित विकासशील की बात नहीं आ रही है, उच्च आय निम्न आय की बारी है। जब उच्च आय 49,300, निम्न आय 2500। निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6700 प्रति वर्ष थी। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। दोबारा देख ले भाई, ठीक है ना। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $49,300 उच्च आय और $2500 प्रति वर्ष या उससे कम, उन्हें निम्न आय। अपना देश किस आय वर्ग में है? $6700। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। औसत आय। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए दो देश क और क पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी है। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के साथ दोनों देशों की औसत आय निकालिए। प्रत्येक देश में 5 निवासी है, दोनों देशों की औसत आय निकालिए। दो देशों की तुलना, देश क देश ख। ये कौन है? 5 ये वो हैं निवासी, है ना। एक की 9500, एक की 10,500, एक की 9800, एक की 10,000, एक की 10,200। देश के 500, 500, 500, 500 और 48,000। इसमें तो लगभग में समान सी है, लेकिन इसमें तो बहुत डिफरेंट है। एक की 48,000 है। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे। ख में अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं न बहुत गरीब।
जबकि देश के ज़्यादातर नागरिक गरीब है और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। बात तो सही है भाई। ये बात किसका पोस्टमार्टम कर रहा है? औसत आय का। भाई औसत आय से ये है कि कोई तो बहुत ही गरीब है और कोई बहुत ही अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है भाई। आगे चलते हैं। ये आ सकता है 19,300 है ना। ऊंचाई वाले, कम आय वाले 2,500, अपनाते हैं 6,600। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता, उनके द्वारा प्राप्त अंक है। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। अगली क्या है? देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। आगे चलते हैं। गरीब विहीन अथवा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश। ये अमीर है भाई और ये गरीब है। दो कुर्सी पे चार है, ये चार पे अकेला है। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया। आओ इन पर विचार करें। 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। आप क्या सोचते हैं? औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। व्याख्या कीजिए। प्रति व्यक्ति आय माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो दो या दो से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं? मान लीजिए कि ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो सकते हैं? मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। प्रति व्यक्ति आय माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो दो या दो से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है? व्याख्या कीजिए। 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न आय वाले लगभग 10-15 देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए। क्या करना या प्राप्त करना चाहिए विकसित देश बनने के लिए? क्या करना या प्राप्त करना चाहिए? आय और अन्य मापदंड। ठीक, आय और अन्य मापदंड पीछे देख लेते हैं एक बार हैं।
49,300, 2500, 6700। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। राष्ट्रीय विकास की बात आ रही है भाई। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। विकास अब है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। ना ये पढ़ चुके हैं अपन, ये पढ़ चुके हैं। अब ये है ना। ये है आय और अन्य मापदंड। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इस प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3। चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपये में। भाई हरियाणा की है 2,34,147। भाई बात समझ में। और केरल की है 2,04,105। और बिहार की है 40,982। हरियाणा की सबसे ज़्यादा आय 2,36,147। इसके बाद में केरल है 2,04,105। बिहार 40,982। बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है ना। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। प्रति व्यक्ति निवल राज्य, प्रति व्यक्ति निवल मतलब निवल घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,36,147 रुपये कमाता है। एक वर्ष में जबकि बिहार में औसतन वह केवल 40,982 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। शिशु मृत्यु दर 1,000 व्यक्ति 2018 में। साक्षरता दर 2017-18 में। निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष 2017-18। हरियाणा में 30 है शिशु मृत्यु दर
केरल में 7 है, बिहार में 32 है, और साक्षरता दर 80 है, और 96 है, 71 है, फिर 67 है ना। निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर, आयु 14 तथा 15, 67, 77, 55। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, PA 157 वॉल्यूम 2, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 585। वो पूछ सकता है, बताइए हरियाणा की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 30। तो केरल की कितनी है? 7। बिहार की कितनी है? 32। 30, 7, 32, ठीक है। और 80, 96, 71, 67, 77, 55। इन तालिकाओं में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। हाँ, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात 7 वर्ष या उससे अधिक। 7 वर्ष है, आई बात समझ में। साक्षरता दर 7 वर्ष। निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। स्कूल जाने की है, सबसे ज़्यादा स्कूल जाने केरल में 67, इसके बाद में हरियाणा में, फिर बिहार में 55। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा तालिका 1.3 में देखा गया। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2018-19 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों, खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका 1.4 अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाते। आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब नहीं पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। ठीक, सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है।
नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। यह बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं दोबारा देख लें। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति का आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। यह बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। शर्मा रहे हैं भाई। ये शायद कोई मदरसा का फोटो है। ये दोनों कैसे देख रहे हैं। उन्हें कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता नहीं रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार या समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। केरल में शिशु मृत्यु दर है ना, यही है ना। कोई पार्ट तो नहीं छूट गया। कौन सा प्रश्न है? 11 के बाद में 12। सही है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्य में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। उचित मूल्य की दुकान है। सूट बोल रहा है भाई आगे। शासकीय उचित मूल्य की दुकान। आओ उन पर विचार करें। तालिका 1.3 1.4 के आंकड़ों को देखिए। क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे हैं जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में? क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में? नहीं, आगे नहीं है। केरल आगे है।
प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा है। ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर भी निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन एक मिनट अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। कितने प्रतिशत लोग? 90। जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों? कार्यकलाप 2 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है कि इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर 76 पुरुष है, महिला 54 है। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर 90 से 83। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत 85 82 तो 76 और 54 फिर 90 है ना और 87 है, कम है 3% और 85 और 82 सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं ग्रामीण पुरुषों के लिए थी। ग्रामीण महिलाओं के लिए थी। यही नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए बल्कि इस समय स्कूल में नहीं है। इस तालिका से स्पष्ट है कि बताना है एक 8 फीट के हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद भी बहुत से अन्य राज्यों में 14 वर्ष से आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। सार्वजनिक सुविधाएं ग्रामीण पुरुषों के लिए 76% है ना, ग्रामीण महिलाओं के लिए 54% थी और यही नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए बल्कि चल छोड़ यार आगे चलते हैं ना, निकट भी नहीं पहुंच पाए, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। क्रियाकलाप 3 यह ज्ञात करने के लिए क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। BMI की फुल फॉर्म क्या है? वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। इसकी गणना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करें। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें, है ना। BMI क्या है? वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करें, है ना भाई। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें कि भाई कितने किलोग्राम का है भाई, जैसे कि 48 किलोग्राम, 37 किलोग्राम,
फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI कहलाता है। फिर इस पुस्तक के प्रश्न 90 और 91 पर दी गई आयु अनुसार BMI तालिकाओं को देखें। विद्यार्थी का BMI सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की BMI 2HD या 2HD के बीच में तो उसे सामान्य कहा जाएगा। 2HD से 2HD के बीच, 2HD से 2HD, 2HD से 2HD के बीच। यदि यह 2HD से अधिक है तो वह न्यून भारित है और इसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 से 8 माह है ना, एक विद्यार्थी की आयु, और उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी बात यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह है को न्यून भारित कहेंगे। विद्यार्थियों की जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। जीवन परिस्थिति, विद्यार्थियों की जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तरों को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। दोबारा ले लो भैया ना, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के प्रयोग किए थे, ऐसे ही सूचकों में है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। तालिका 1.6 वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। सकल राष्ट्रीय आय SRA प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में 2017। क्रय शक्ति क्षमता, जन के समय संभावित आयु, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। विश्व मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 2018। सकल राष्ट्रीय आय 12,707 और भारत की है 6681। जन के समय संभावित आयु श्रीलंका 75 है भाई,
अपनी 68 है। ये 10 है, ये 6.5 है, ये 73 है, 130। यानी कि अपन से सब स्थिति में बेस्ट है कौन? श्रीलंका। श्रीलंका सबसे बेस्ट है भाई। भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में से है ना। हाँ, श्रीलंका सबसे बेस्ट है। श्रीलंका वेस्ट क्यों है ना। अपनी है 66.81, 68.8, 6.5, 130। म्यांमार 4961, 66.7, 5.0, 148। म्यांमार। पाकिस्तान की सकल राष्ट्रीय आय है 5005, 66.6, 5.2, 1.54। नेपाल 3457, 70। नेपाल आयु में है अपन से 70.6। और बांग्लादेश 72.8 है, 5.0, 143। बांग्लादेश 4976, 72.8, 6.02, 134। ठीक। बारह हज़ार 707, 75.5, 10.6, 73। अपना है HDI सूचकांक 2018 के अनुसार 130 है ना। जब 4961 देश की पूछेगा वो 66.66 68.8, 6.5, 5000, 3057, 4976। नेपाल 70 है ना। और बांग्लादेश 72 है। फिर अपन से बढ़िया, अपन से सेकंड नंबर पे फिर बांग्लादेश है ना। आयु में तो अपन से आ गए वो, अपनी तो 68 है, उनकी 72 है, 6.2 है। इसमें तो वो पीछे है, 6.2 है ना। और ये 134 है। 68.8, 66.81, 68.8, 6.5, 130। बताइए, विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का सूचकांक है 130, तो श्रीलंका का 73, म्यांमार का 148, पाकिस्तान का 154, नेपाल का 143, बांग्लादेश 134। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि इसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं सेवाएं खरीद सके। समान मात्रा में वस्तु सेवाएं खरीद सके। $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं सेवाएं खरीद सके। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक, क्या चल रहा था अपना चल रहा था भाई साहब, ये चल रहा था निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाव्यता से पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले ये बात दोबारा से है
क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाव्यता में पीछे नहीं हैं। एचडीआई के परिकलन के लिए बहुत कौन कौन से? नेपाल और बांग्लादेश। एचडीआई के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। धारणीय नहीं है। अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करें। धारणीय नहीं है। भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य एवं दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। समझ में नहीं आई बात, दोबारा देखते हैं। हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अत्युपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। 1/3 भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? क्या चल रहा था? विकास की धारणीयता। वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। किस प्रकार का है भूमिगत जल? नवीकरणीय। वो दे देगा। बताइए निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय साधन का उदाहरण है? जब जल, कोयला,
बिजली, ऐसे देखो ऑप्शन, नवीकरणीय साधन। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरण साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। दोबारा देखते हैं। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नवीकरणीय। नवीकरणीय अनवीकरणीय, नवीकरणीय। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। अधिक प्रयोग करते हैं तो। गैर नवीकरण साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन। और जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन। लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हम पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका को देखें। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए। कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। मध्य पूर्व 807.7 हजार मिलियन वेटल। भंडारों के चलने की अवधि 70 वर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य और पूर्व है 807.7, 70 वर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका 50, 10.5 वर्ष। विश्व 16.96, 50.02, 807.7। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, जून 2018, पृष्ठ 12। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ, यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पृथ्वी पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। सैन्य और आर्थिक विकास की धारणता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पुनर्निर्माण करते हैं?
ये कोई तेल की फैक्ट्री है भाई। ठीक, रात का सीन है। नहीं, रात का नहीं है, या तो मॉर्निंग का है या फिर इवनिंग का है, कुछ ऐसे है। ठीक। गैर नवीकरण साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग पश्चात समाप्त हो जाते हैं। पूछ सकता है वो नवीकरण साधन कौन सा है या नवीकरण साधन कौन से हैं। जल क्या है, नवीकरणीय। और कच्चा तेल क्या है, कच्चा तेल अनवीकरणीय है। एक निश्चित मात्रा उनकी पुनर्प्राप्ति नहीं हो सकती, गैर नवीकरणीय है ना। नवीकरणीय जल, गैर नवीकरणीय खनिज तेल है। BMI, मानव विकास रिपोर्ट। आगे चलते हैं। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम है ना, कहाँ थे अपन, एरिया, यह भी समाप्त हो जाएंगे। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्यीय सीमाओं पर ख्याल नहीं करते। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। अब ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक, अब आ रहे हैं क्वेश्चन है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपरोक्त सभी, है ना। सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। मानव विकास के लिहाज से श्रीलंका बेस्ट है भाई, और आयु के मामले में श्रीलंका के बाद में नेपाल। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमश 4, 7, 3 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय 4, 7, 3 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है। पता नहीं भाई, वो लिखाने का सूत्र है, वो आय लिखानी पड़ती है ना। कुल आय में से, कुल जनसंख्या में से कुल आय, कुल जनसंख्या, कुल आय में से कुल जनसंख्या, कुछ ऐसे भाग दिया जाता है, वो ऐसा आती है ना। विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। UNDP विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। UNDP पढ़ा नहीं यार, देख लेंगे। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमा है। विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास सूचकांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय उपयोग की मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? हाँ, कुछ कुछ सहमत हैं, लेकिन आय भी होना चाहिए भैया। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है? धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिनका BMI सामान्य से कम BMI 18.5 kg का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करने के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। केरल 8.5, 10, कर्नाटक 17, महिला 21 है ना, मध्य प्रदेश 28। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दोबारा देखते हैं ना। नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिनका BMI सामान्य से कम है, BMI 18.5 kg का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। केरल में है पुरुष 8.5, महिला 10, कर्नाटक 17, महिला 21, मध्य प्रदेश में बराबर है, सभी राज्य 20-23। केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। केरल और मध्य प्रदेश। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप। अपने क्षेत्र के विकास के विषय में चर्चा के लिए 3 विभिन्न वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी प्रश्नों को उनसे पूछिए। इन विचारों की समूह में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह एक दीवार चार्ट बनाएं जिसमें कारण सहित उन विचारों को लिख करें जिनसे आप सहमत अथवा असहमत हैं। ये पाठ था भैया, दोबारा से देख लेते हैं, कुछ रह ना गया हो ना। यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा भाई, लेकिन UNDP नहीं पढ़ा यार। UNDP कहाँ आता है? भारत में भूमिगत जल, विकास की धारणीयता, HDI, श्रीलंका, मानव विकास रिपोर्ट, BMI 2HD से 2HD के बीच है तो इसे सामान्य कहा जाएगा। यदि 2HD से अधिक है तो वह न्यून भारित और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। अधिक है तो उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी का आयु 14 वर्ष 8 माह है, उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28 है और आयु 15.6 है तो न्यून भारित कहेंगे। 15.2 अल्प पोषित है, 28 और 15 वर्ष 6 माह है तो न्यून भारित कहेंगे। और उन पर विचार करें। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। हरियाणा, केरल, बिहार 60 से 77, 55। निबल उपस्थिति अनुपात
केरल का कितना है 77, हरियाणा का। इनका मतलब है कि भाई ये जो है ना 100 में से इतने बच्चे उपस्थित है 14 से 15 वर्ष तक के में। 67, 77, बिहार में 55 ही है। हरियाणा, केरल, बिहार। कुल 49,300, 2500 और अपना आते हैं 6700 में। औसत आय प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि औसत आय कैसे निकल जाती है, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाल जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास आय और अन्य लक्ष्य। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।